हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज हिंदी। हेलो, दिस इज पुलिस कंट्रोल रूम। सभी यूनिट्स कृपया ध्यान दें। अभी अभी खबर मिली है कि शहर के जाने माने हीरे के व्यापारी मिस्टर मेहता की ज्वेलरी शॉप पर चोरी हुई है। सभी तैनात अफसरों को ये हिदायत दी जाती है कि पेट्रोलिंग बढ़ा दें। इंस्पेक्टर शेखर को वायरलेस पर यह सूचना मिलती है, जिसे सुनकर उसने अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ उन चोरों को खोजना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर शेखर कहता है, क्या लगता है तावड़े, कहाँ छुपे हो सकते हैं ये चोर? तावड़े कुछ सोचते हुए कहता है, सर, वारदात हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इतनी देर में वो या तो शहर से बाहर निकल गए होंगे या फिर किसी ऐसी जगह छिपे होंगे जहां हम उन तक आसानी से ना पहुंच पाए। शेखर परेशान होते हुए कहता है, हमें उन्हें किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा तावड़े। इतना बोलकर उन्होंने अपनी खोजबीन तेज कर दी। इस तरफ उन चोरों का गिरोह भागते हुए शहर से बाहर निकल आया था। वो 4 लोग थे। उन लोगों ने उस ज्वेलरी शॉप में से कई कीमती गहने, हीरे और बहुत सारा कैश भी लूट लिया था और चोरी करने के बाद अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए थे। उनका प्लान था कि किसी सुरक्षित जगह पर वो छिपे रहेंगे और जब खतरा कम हो जाएगा तब लूटे हुए माल को बराबर हिस्सों में बांटकर कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाएंगे। उन चोरों का मुखिया था जसवंत, जिसने सारी प्लानिंग की थी। दूसरा था वसीम, जिसने हथियारों का इंतजाम किया था, और बचे हुए 2 थे चंदू और संतोष। इन दोनों ने बाइक का इंतजाम किया था। इन चारों ने मिलकर लाखों की लूट को अंजाम दिया था। जसवंत और वसीम दोनों बड़े ही खूंखार मुजरिम थे, जो पहले भी चोरी और डकैती के लिए सजा काट चुके थे। चंदू एक छोटा मोटा पॉकेटमार था, जो आज तक कभी भी पकड़ा नहीं गया था, जिस वजह से उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। और बचा संतोष, जो मजदूरी का काम करता था। उसे झटपट अमीर बनना था, जिसके लिए गलत काम करने से भी उसे कोई परहेज नहीं था, पर वो बस बातों का शेर था। उन चारों में सबसे ज्यादा डरपोक भी संतोष ही था। बाकी के तीनों छटे हुए बदमाश थे। वसीम और जसवंत दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन चारों की मुलाकात शराब के ठेके पर हुई थी। वहीं पर उन्होंने कुछ दिनों पहले इस चोरी का प्लान बनाया और आज उसे अंजाम भी दे दिया था। वो चारों भागते हुए शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर आकर रुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर छिपे, क्योंकि पुलिस हर तरफ उन्हें ढूंढ रही थी। वो लोग बाइक पर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें दूर कहीं पर एक पुराना मकान दिखाई देता है, जिसे देखकर वसीम कहता है, जसवंत, जसवंत रुक, वो देख, सड़क के दूसरे हिस्से पर एक पुराना मकान नजर आ रहा है, वहीं पर जाकर छुपते हैं। जसवंत ने उस मकान को देखते हुए कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो। फिर वो चारों उस ओर निकल पड़े। वो पुराना मकान सड़क से कुछ 200 से 300 मीटर की दूरी पर होगा। वहां पर जाने के लिए कच्चा रास्ता बना हुआ था। वो सभी उस मकान के बाहर खड़े थे। वो इलाका थोड़ा सुनसान था। वहां पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। आसपास दूसरा कोई मकान भी नजर नहीं आ रहा था। उस पुराने मकान के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उन लोगों ने अपनी बाइक उस पेड़ के पास खड़ी कर दी और उस मकान के दरवाजे के पास आए। अंदर घुसने से पहले सभी ने एक नज़र अपने चारों ओर घुमाकर तसल्ली कर ली कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन दूर दूर तक उन चारों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। जसवंत ने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही वो दरवाज़ा चरमराते हुए अपने आप खुल गया, जिसे देखकर संतोष डरते हुए कहता है, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? तब वसीम मुंह बनाते हुए कहता है, अबे पुराना मकान है, खुल गया होगा। वो चारों अंदर चले आए। अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए चंदू ने अपनी जेब से माचिस निकालकर जलाई
जिसकी रोशनी में सब उस कमरे को निहारने लगे। दीवारों पर हर तरफ जाले लगे हुए थे और कुछ पुराना टूटा फूटा सामान रखा हुआ था, जिसमें एक टूटी हुई लकड़ी की मेज और 2-3 पुरानी कुर्सियां रखी हुई थी। वहां पर एक कोने में लालटेन रखी हुई थी। चंदू ने जाकर उसे उठा लिया और देखा तो उसमें अभी भी थोड़ा मिट्टी का तेल बचा हुआ था। चंदू ने लालटेन जलाई और वह उजाला हो गया। जसवंत और वसीम ने हर कमरे में जाकर उस मकान को चेक किया। वहां कुल 4 कमरे थे। फिर दोनों ने मिलकर उस मकान की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और पहले वाले कमरे में आकर बैठ गए। जसवंत लूट को देखते हुए कहता है, आज तो बड़ा हाथ मारा है, मेरा प्लान कामयाब रहा। वसीम भी खुश होते हुए कहता है, लाखों का माल होगा, अब तो अपनी ऐश ही ऐश है यारो। चंदू भी उछलते हुए कहता है, इन गहनों को बेचकर काफी पैसे मिलेंगे, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। सभी लोग खुश थे। वसीम सबकी ओर बारी बारी देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन अभी मामला गर्म है। फिलहाल इन गहनों को हम बेच नहीं सकते। इन गहनों को किसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखना होगा। वसीम की इस बात से सभी सहमत थे। तभी जसवंत अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाता है। जसवंत ने अभी एक कश खींचा ही था, तभी उसका ध्यान सामने वाली दीवार पर जाता है। उस दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी, जिस पर काफी धूल जमी हुई थी। जसवंत उस तस्वीर के पास आया और उसने अपने हाथ से उस तस्वीर पर जमी धूल हटाकर देखा तो उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जसवंत उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। तभी वसीम और चंदू भी वहां आते हैं। चंदू टकटकी लगाए जसवंत से पूछता है, ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो तू इसे बड़े गौर से देख रहा है? जसवंत खोए हुए अंदाज में कहता है, इस तस्वीर में ये जो आदमी है इसे कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ। जसवंत की ये बात सुनकर वसीम भी उस तस्वीर को गौर से देखता है और अगले ही पल उसे याद आता है कि वो तस्वीर वाला आदमी कौन है। वसीम उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, अबे ये तो वो जल्लाद है जो जेल में लोगों को फांसी देने का काम करता था। तब जाकर जसवंत को याद आता है, क्योंकि वो दोनों एक बार एक साथ एक ही जेल में बंद थे, तब इन दोनों ने उसे वहां देखा था। जसवंत सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए कहता है, अब याद आया, ये जल्लाद तो एक नंबर का सनकी आदमी था। मुजरिमों से सख्त नफरत करता था। कहता था कि सभी मुजरिमों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। चंदू उस तस्वीर के पास आते हुए कहता है, मतलब ये मकान इस जल्लाद का है और इसके फोटो पर चढ़ा ये हार बता रहा है कि ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, तब ये मकान इतना वीरान है। संतोष उन तीनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है। वो हकलाते हुए कहता है कि क्या ये वही मकान है जहां वो जल्लाद रहा करता था? जल्दी से चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं। जसवंत मुंह बनाते हुए पूछता है, अब तुझे क्या हो गया, इतना डर क्यों रहा है? संतोष डरते हुए कहता है, शायद तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये जगह भूतिया है। क्या? तीनों एक साथ हैरानी से पूछते हैं। तब संतोष बताता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस जगह के कई किस्से सुने हैं। एक बार की बात है, जब ये जल्लाद जिंदा था, कुछ लोग इस इलाके में आकर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। ये बात उस जल्लाद को पता चली। इसी बात को लेकर उन लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। उसने उन लोगों को रोकना चाहा, पर वो हाथापाई पर उतर आए। वो जल्लाद अकेला उन पर भारी पड़ रहा था, इसलिए उनमें से एक ने उसके सिर पर बोतल फोड़ दी, जिससे उस जल्लाद की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन वो मरकर भी नहीं मरा। उसकी प्रेतात्मा इस इलाके में भटकने लगी और जो कोई भी यहाँ गैर कानूनी काम करता पाया गया, सजा के तौर पर उसे वो मौत के घाट उतार देता है। और हमने भी चोरी की है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, निकलते हैं यहाँ से। जसवंत, वसीम और चंदू तीनों उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। जसवंत कहता है, अबे तू पागल है क्या? ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा है?
अपने दिमाग का इलाज करवा। संतोष आगे कुछ कहना चाहता था, पर उसे बीच में टोकते हुए वसीम कहता है, ठीक तो बोल रहा है वो, ये भूत भूत की बातें सब बकवास है। और यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? चप्पे चप्पे पर पुलिस हमें ढूंढ रही होगी, यहाँ छुपे रहना ही हमारे लिए मुनासिब होगा। इतना बोलकर वो सभी वहीं पर बैठ गए। जसवंत ने अपनी बैग में से 2 शराब की बड़ी बोतलें निकाली और उन्हें सबके सामने रखते हुए कहा, हमने इतना बड़ा हाथ मारा है, जश्न मनाना तो बनता है। जसवंत एक ग्लास में शराब भरकर उसे संतोष को देते हुए कहता है, ये ले, एक सांस में कटक जाए इसे, तेरा सारा डर निकाल देगी ये। उसके बाद सभी जाम पर जाम लगाने लगे, लेकिन संतोष अभी भी सहमा हुआ था। सभी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। जसवंत सोचता है, ये सारा प्लान मेरा था, इसलिए इस लूट पर भी मेरा हक है। इन तीनों को इतना पिलाऊंगा कि ये अपना होश खो देंगे। बाद में सारा माल लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जसवंत के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आई। इस तरफ वसीम सोचता है, प्लान भले ही इस जसवंत का था, पर हथियारों का इंतजाम करना और लूट को अंजाम देने का जरूरी काम मैंने किया है, तो इस पूरे माल पर सिर्फ मेरा हक है। सभी को गोली मारकर माल के साथ यहाँ से भाग जाऊंगा। वसीम के चेहरे पर भी एक कातिल मुस्कान थी। चंदू भी किसी से कम नहीं था। वो भी सोच रहा था कि जैसे ही शराब के नशे में धुत होकर सब सो जाएंगे, किसी को बिना पता चले वो लूट का माल लेकर चंपत हो जाएगा। वो तीनों अपने अपने दिमाग में शैतानी मंसूबे पका रहे थे, तो अकेला संतोष ही था जिसे उस माल से ज्यादा अपनी जान की परवाह थी। वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहता था। रात काफी हो चुकी थी, सभी शराब पी रहे थे। तभी चंदू वहां से उठकर जाने लगा, जिसे देखकर वसीम पूछता है, अब तू कहाँ जा रहा है भाई? चंदू अपने लड़खड़ाते कदम संभालते हुए कहता है, थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। इतना बोलकर चंदू वहां से चला गया। चंदू उस मकान के बाहर आया और घूमकर मकान के पिछले वाले हिस्से में चला गया। चंदू लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। हर तरफ शांति ही शांति फैली हुई थी और अंधेरे ने उस पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया था। कहने के लिए चांद की मध्यम रोशनी थी। उसी के सहारे चंदू एक जगह रुककर हल्का होने लगा। तभी उसे दूर से किसी की कराहने की आवाज आती है। चंदू अपनी आंखों पर जोर देते हुए उस ओर देखता है, पर शराब के नशे और अंधेरे की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। तभी उसे सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज आती है। चंदू आवाज लगाता है, कौन है वहां? जब कोई उसकी आवाज का जवाब नहीं देता, तब चंदू उस दिशा में जाने लगता है। कुछ दूर जाकर वो रुक गया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। चंदू मुड़कर वापस जाने लगा। तभी उसके पीछे ना जाने कहां से धुआं उठने लगता है। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। चंदू को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। चंदू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और सामने का नजारा देख उसकी पी हुई सारी शराब एक झटके में उतर गई। इस तरफ जसवंत, वसीम और संतोष तीनों चंदू के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें चंदू की चीख सुनाई देती है। उसकी चीख सुनकर तीनों भी हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। जसवंत और वसीम ने अपनी अपनी पिस्तौल निकाली और आवाज की दिशा में भागे। संतोष भी उनके पीछे भागा। वो तीनों चंदू को हर तरफ ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो कहीं मिल नहीं रहा था। तभी सभी एक जगह जमा हो गए। जसवंत कहता है, पता नहीं कहाँ चला गया ये चंदू। मेरा ख्याल है कि हम सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। क्या बोलता है? वसीम जसवंत की बात से सहमत होते हुए कहता है, ठीक कहा तूने। जिसे भी चंदू मिला वो यहाँ आकर बाइक का 2 बार लंबा हॉर्न बजाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि चंदू मिल गया है। अकेले चंदू को ढूंढने की सोच से ही संतोष के पसीने छूटने लगे। संतोष ने उन दोनों से कहा भी कि सब साथ मिलकर ढूंढते हैं, पर उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इसमें काफी वक्त लगेगा। और फिर तीनों अलग अलग होकर चंदू को ढूंढने लगे। जसवंत और वसीम भले ही अकेले थे,
पर उनके पास अपने अपने हथियार थे। लेकिन संतोष निहत्था था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। चंदू को ढूंढते हुए जसवंत के मन में ख्याल आता है कि पता नहीं चंदू कहाँ गायब हो गया होगा, लेकिन उसे चंदू के गुम हो जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि लूट का एक हिस्सेदार कम हुआ। वो सोच रहा था कि ये दोनों तो चंदू को ढूंढने में मसरूफ है। इसी बात का फायदा उठाकर जल्दी से यहाँ से निकलकर माल लेकर भागने की वो योजना बना रहा था। इस तरफ वसीम के दिमाग में भी कुछ इसी तरह का ख्याल आता है। वसीम मन में सोचता है, चलो अच्छा हुआ कि एक हिस्सेदार अपने आप ही रास्ते से हट गया, वरना खामखा किसी की जान लेनी पड़ती। अब एक काम करता हूँ, सीधे उस मकान में जाता हूँ और गहनों से भरी उस बैग को उठाकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। पूरा का पूरा माल मेरा। ये दोनों गए तेल लेने। ये सोचकर वसीम अपने कदम मकान की ओर बढ़ाता है। जब वो चल रहा था तब उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वसीम को शक हुआ और वो रुक गया। उसने धीरे से पिस्तौल अपने हाथ में ली और झट से पीछे मुड़कर सामने तान दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वसीम हैरान था क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसके पीछे कोई तो है। वसीम एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। इतना बोलकर वो जैसे उस मकान की तरफ जाने के लिए मुड़ा, अपने सामने किसी को देख उसके होश उड़ गए। वसीम के हाथ पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने पिस्तौल उठाई। इस तरफ संतोष अपने हाथ में अपने बचाव के लिए एक सूखी लकड़ी लेकर चंदू को ढूंढने में लगा था। अंधेरा, सुनसान इलाका, अकेला और मन में उस जल्लाद की रूह का खौफ। इतने सारे तनाव से संतोष का दिमाग सुन्न हो गया था। उसके अंदर से बार बार एक ही आवाज आ रही थी कि भाड़ में जा ये तीनों, तू अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। उसके पास बाइक की चाबी थी। संतोष ने फैसला कर लिया कि अब वो इस जगह एक पल भी नहीं रुकेगा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाएगा। इस तरफ अब जसवंत ने भी अपना मन बना लिया था कि वो लूट का माल लेकर भाग जाएगा, इसलिए वो मकान की तरफ लौट रहा था कि तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है और उसके ठीक बाद किसी की चीख सुनाई देती है। जसवंत सतर्क हो गया। उसने पिस्तौल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आवाज की दिशा में भागने लगा। इस तरफ संतोष ने भी उस चीख को सुन लिया था। वो भी ये देखने भागा कि हुआ क्या है। जसवंत और संतोष दोनों भागते हुए एक जगह आकर मिले। जसवंत हाँफते हुए पूछता है, तूने वो आवाज सुनी? संतोष कहता है, हाँ सुनी। लगता है ये वसीम की आवाज थी। उसके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। जसवंत की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी तेज सांसों पर काबू पाते हुए कहता है, ये सब चल क्या रहा है? पहले ये चंदू गायब होता है, उसके बाद गोली चलने की आवाज के साथ चीख सुनाई देती है, और अब ये वसीम भी गायब है। संतोष डरते हुए कहता है, देख मैंने पहले ही कहा था कि ये इलाका उस जल्लाद का है, इसलिए निकलते हैं यहाँ से। वो यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा उसका अंजाम। चंदू और वसीम उसके हत्थे चढ़ गए। अब तो जसवंत को भी संतोष की बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, इसलिए उसने वहां से भागने का फैसला किया। जसवंत कहता है, देख अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, भाग चलते हैं यहाँ से। जान है तो जहान है, माल भी आधा आधा बांट लेंगे, क्या बोलता है? संतोष को उसकी बात ठीक लगती है। इसके अलावा उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। दोनों वहां से निकलने का सोच ही रहे थे कि तभी जसवंत को कुछ महसूस होता है। उसके सिर पर ऊपर से कुछ गिरता है। खून की एक बूंद उसके सिर से होते हुए उसके चेहरे पर आती है। दोनों ने झट से ऊपर देखा तो डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर के एक बड़े से पेड़ पर चंदू और वसीम की लाशें लटकी हुई थी, जिनकी लाश से खून नीचे टपक रहा था। ये देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। संतोष ऊपर देखते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना मैंने कि भाग चलते हैं यहाँ से। इन दोनों को जरूर उस जल्लाद की आत्मा ने मारा है। इतना बोलकर उसने नीचे देखा तो सामने एक और हैरत अंगेज नजारा उसका इंतजार कर रहा था। जसवंत ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर लगाई हुई थी।
वो लाख कोशिश कर रहा था कि पिस्तौल अपनी कनपटी से हटा ले, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर पर मानो अपना कब्जा जमा लिया था। संतोष हैरान होते हुए पूछता है, ये क्या कर रहा है तू? अब पागल हो गया है क्या? बंदूक हटा अपनी कनपटी से। जसवंत कर्कश आवाज में कहता है, ये मैं नहीं कर रहा, कोई अनजान ताकत मुझसे करवा रही है। जसवंत के बस इतना बोलने की देर थी कि पिस्तौल का ट्रिगर दब गया और गोली उसके कनपटी को चीरते हुए बाहर निकल आई। खून की जैसे बौछार हुई, हर तरफ खून ही खून फैला था। ये देखकर संतोष पूरी तरह डर गया। उसे बस हार्ट अटैक आना ही बाकी था, क्योंकि अब बस वो अकेला ही बचा था। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे बर्फ की तरह जम गया था। तभी उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। वो सिर झुकाकर नीचे देखने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। संतोष कुछ समझ पाता, इतने में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर अपने साथ झाड़ियों में ले गई, जिसके बाद संतोष की बस चीख सुनाई देती है। अगले दिन पुलिस को रात को हुई इस वारदात के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने लूट का माल बरामद कर लिया और उन्हें उन चारों की लाशें संदिग्ध हालात में मिली। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये लोग आपस में लड़कर मारे गए होंगे, लेकिन सच तो कुछ और ही था।